दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने हिंदी भाषा के व्याकरण पाठ्स में शब्द विचार के अंतर्गत लेकर के आया हूँ विकारी शब्द क्रिया। सामान्यतया हम क्रिया की परिभाषा को एक ही तरीके से पढ़ते आए हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना और हंस से हंसना। वैसे सामान्यतः हम कह सकते हैं किसी ऐसे शब्द के साथ जो हम करते हैं उसके साथ में यदि ना लग रहा है तो वो क्रिया है। अब बात आती है कि क्रिया आम आदमी से लेकर हर प्राणी जगत है वो कुछ न कुछ क्रियाएं करता रहता है, कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, वो क्रिया है अपने आप में। अब यहाँ आते हैं तो आगे चलते हैं तो ये क्रिया है, उसके जो प्रकार है वो 3 भागों में बांटे गए हैं। कर्म, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। तो पहला है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म क्या है उसके आधार पर, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद किए जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। परीक्षा में अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में बार बार पूछा जाता है। ये चैप्टर है वो बीएसटीसी, पीटीटी और रीट की तैयारी कर रहे हैं या जो अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण पार्ट है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। यहाँ अकर्मक में देखते हैं अ और कर्म, जिसके अंदर कर्म न हो, जिसमें कर्म का प्रयोग न हो, वह अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक सामान्य सी बात है, कोई ज़्यादा दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है अपने को, और ये समझना है अकर्मक क्रिया के बारे में जिसके अंदर कर्म नहीं है, यानी जो करता है वो सीधा ही क्रिया को संबोधित करेगा या उसका प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ेगा या क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ेगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टिन्ना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। यहाँ पर सीधा ये करता है, कर्ता और सीधी क्रिया है, बीच में किसी का कोई लगा दगा नहीं है। अब है सकर्मक, तो इसके विपरीत जिसके अंदर कर्म हो, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसके अंदर कर्म लगता हो, जैसे कुत्ता बाहर भौंकता है, कविता जोर से हंसती है, टीना दहाड़ कर टीना है वो देर तक सोती है, बच्चा दहाड़े मारकर रोता है और आदमी कुर्सी पर बैठा है। ये साथ में जो शब्द मैंने जोड़े हैं वो कर्म है। अब बात करते हैं इससे आगे की कि सकर्मक क्रिया जो मैंने उदाहरण बताए हैं इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं। ये पाठ श्रृंखला प्रयोग तथा संरचना के आधार पर वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, इस किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। महेंद्र जाता है और संतोष आई, यह है सामान्य क्रिया। प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया। अब है संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी मिला हुआ। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं से मेल बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रजाया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया, यानी 2 क्रियाएं एक साथ आई। प्रेरणा शब्द है प्रेरणा, जिससे प्रेरणा मिलती है। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, दुष्यंत खुद नहीं लिखता है, हेमंत से लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, ये प्रेरणा है। पूर्वकालिक क्रिया, काल से पूर्व, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो
उससे पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यानी पहले पढ़ा यानी क्रिया, फिर सो गया। वहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। अगला है 5वां प्रकार है वो नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना है, लजाना है, अपनाना है, गरमाना है, चमकाना है, गुदगुदाना है, ये विशेषण से या सर्वनाम से या संज्ञा से ये क्रियाएं बनती है, तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया कहलाती है। कृदंत क्रिया, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया पद कहते हैं। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, क्रिया है उसके साथ में प्रत्यय लग जाता है, ऐसी स्थिति में उन वाक्यों में द्विसहायक क्रियाएं हैं। अब है काल के अनुसार बात आते हैं। काल के अनुसार जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का नाम रख देते हैं। काल के अनुसार 3 प्रकार की होती है, वैसे आप जानते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इससे आप परिचित हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होता है। सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य होता है। कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है। भविष्यत काल में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। ये तो सामान्य सी बात है हम सब के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले वो है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जिसके अंदर क्रिया न हो, कर्म न हो, केवल कर्ता और क्रिया सीधा संबंध हो, वो अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक जिसके अंदर कर्म हो, 1 या 2 कर्म, वो कोई बात नहीं होती है, केवल कर्म हो तो वह सकर्मक क्रिया है। और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इसका आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी ये जानकारी, आपके काम की है, और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, और अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।